आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3 एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट 3। लास्ट हमने डिस्कस किया था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की, क्यों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किस तरह के चेंजेस किए, एंड देन आफ्टर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स मीन्स वो भी हमने डिस्कस किया था कि ड्रास्टिक चेंज इन दी इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये सब चेंजेस करने के रीजंस क्या थे वो हमने पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, देन आफ्टर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, एंड देन आफ्टर फिस्कल टैक्स रिफॉर्म्स। तो फिस्कल टैक्स रिफॉर्म्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि देखो, एक पॉलिसी चेंज करने के साथ साथ सरकार को बहुत सारे पॉलिसीज चेंज करने पड़े। क्यों? क्योंकि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो एक ऐसा पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी कोई भी कंट्री का होता है तो उसमें बहुत सारे पॉलिसीज चेंज करने पड़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी चेंज करना पड़ता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो चेंज करना पड़ता है, दैन टेक्नोलॉजी पॉलिसी चेंज करना पड़ता है, बिकॉज इकोनॉमिक पॉलिसी कवर्स द ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, यू नो, कि बाय कीपिंग दैट इन व्यू उसमें बहुत सारे चेंजेस एक पॉलिसी में आते हैं तो उसकी इन्फ्लुएंस बहुत सारे दूसरी जगह पे होते हैं। सो दैट इज वाई बाय कीपिंग दैट इन व्यू यू हैव टू चेंज दी अदर पर्टिकुलर पॉलिसीज, एंड जिससे क्या है कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करके एक नया डायरेक्शन जो है पूरे कंट्री को मिलता है, एंड जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो फिस्कल टैक्स रिफॉर्म्स, अब फिस्कल टैक्स रिफॉर्म्स में देखिए इनकम टैक्स था एंड इनडायरेक्ट टैक्स था। मीन्स इनकम टैक्स, सॉरी, टैक्स में एक डायरेक्ट एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अब डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, कॉरपोरेट टैक्स भी आता है। ओके, एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स में सेल्स टैक्स था, देन ड्यूटीज, एक्साइज। ओके, ये सब जो है ना ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, तो ये सब चेंजेस जो है इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए थे सरकार ने, क्योंकि अगर आपको महंगाई को कंट्रोल करना है, अगर आपको परचेजिंग पावर के ऊपर सोचना है तो आपको इनकम टैक्स के ऊपर सोचना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू थिंक अबाउट द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस तरह का रखना पड़ेगा, स्लैब रेट कैसे रखेंगे, हाउ टू ग्रेजुअली द इनकम टैक्स नीड टू बी रिड्यूस्ड, ये सब जो है वो करना ज़रूरी था। अब इसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इफ गवर्नमेंट विल नॉट फोकस ऑन इनडायरेक्ट टैक्स तो फिर महंगाई बढ़ेगी। अब यहाँ पे एक तरफ से आपको परचेजिंग पावर तो देना ही पड़ेगा लोगों को, मीन्स कि स्लैब रेट में इनकम टैक्स में क्या होता है, मैं थोड़ा एक डिटेल में लेता हूँ। डिटेल में लेने के बाद आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट वाइज। जस्ट अ ब्रीफ आई एम डिस्कसिंग कि 0 to 50,000 अगर टैक्स नील है, ओके, स्लैब होता है कि भाई 50,000 1 to 1 lakh 10% इस तरह का होता है। तो अगर यहाँ पे देखो 0 to 50,000 नील सरकार ने रखा है, तो अब सरकार चाहती है कि भाई लोगों का परचेसिंग पावर इंक्रीज हो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हम बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। ओके, तो सरकार यहाँ पे रिलीफ दे देती है, डायरेक्ट टैक्स में सरकार रिलीफ दे देती है 0 to 3 lakh नील, आज का कुछ ऐसा स्लैब है। ओके, धीरे धीरे करके बढ़ाया, 0 to 1 lakh नील रखा, उसके बाद 1,50,000 नील रखा, उसके बाद 2 lakh नील रखा, 2,50,000, 3 lakh जितना शायद जो है वो नील है, और इससे भी बढ़ सकता है शायद। तो इनकम टैक्स यहाँ तक हो गया। अब इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ेगा, मीन्स इफ द कमोडिटीज बिकम डियरर, ओके, चीज़ें जो है वो महंगी होगी, तो इमीडिएटली यहाँ पे तो लोगों को रिलीफ मिल गया ना। ओके, सो पीपल विल नॉट हैविंग दिस मच ऑफ टैक्स बर्डन, यू नो। ये एक टैक्स जो है उसको एक कहते हैं ना कि इफेक्ट इस तरह का रखते हैं जिससे कंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इनडायरेक्ट टैक्स
ज़्यादा डालने से सरकार को भी टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। अगर टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा देन कंट्री कैन गवर्नमेंट कैन रन द कंट्री। ओके, जितना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होगा। बजट का मेरा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, चैप्टर 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, उसमें पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर और रेवेन्यू रिसिट्स के ऊपर जो पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम यहाँ पे फिस्कल टैक्स रिफॉर्म्स का डिस्कस करते हैं। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ फिस्कल टैक्स रिफॉर्म्स इज रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स। रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स, ये सबसे पहले जो है वो कम कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। किस तरह से कि प्रायर टू 1981 सिचुएशन क्या था? प्रायर टू 1981 द टैक्स वाज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो इमीडिएटली वो टैक्स डालती जाएगी। तो जितना टैक्स ज़्यादा डालेंगे उतना क्या होगा? उतना महंगाई बढ़ेगी। ओके, लोगों का परचेसिंग पावर डाउन जाएगा। अनदर थिंग इज व्हाट, लोग ऐसा बोलेंगे कि जितना कमाते हो उतना तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है सामने, तो जितनी इनकम इंक्रीज होगी उतना ही टैक्स इंक्रीज हुआ, तो ये कमाने का फायदा क्या? अनदर थिंग इज व्हाट, पीपल कैन नॉट एबल टू इंक्रीज देयर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डीपीआई। ये हम नेशनल इनकम के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ओके, मीन्स आफ्टर पेइंग टैक्स वॉट एवर लेफ्ट दैट इज सेविंग्स। तो ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो है वो भी लोगों का होना चाहिए। अगर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ही नहीं बचेगा तो नेशनल सेविंग्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। समझ में आया? तो ये बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स है। दिस इज व्हाट नीड टू कंसिडर। तो प्रायर टू 1981 इट वाज नॉट फोकस्ड। सरकार सिर्फ टैक्स डाल के टैक्स रेवेन्यू जनरेट करो, टैक्स डाल के टैक्स रेवेन्यू जनरेट करो। अरे भाई, ऐसे नहीं होता। आफ्टर 1981 लिबरलाइजेशन, लिबरल पॉलिसीज जो है वो लिबरल किया, बहुत कुछ रिलीफ दिया। ओके, तो क्या किया आफ्टर 1981? इनडायरेक्ट टैक्स अगर सरकार को इंक्रीज करना है, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द इनडायरेक्ट टैक्स देन गवर्नमेंट विल रिलीव इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, जिससे क्या हुआ कि लोगों का परचेसिंग पावर मेंटेन हुआ। अनदर थिंग इज व्हाट, कि जितना परचेसिंग पावर अच्छा रहेगा उतना स्पेंडिंग इकोनॉमी में बढ़ेगा। जितना स्पेंडिंग बढ़ेगा इस तरह से इकोनॉमी जो है वो चलती है, बिकॉज योर स्पेंडिंग इज माई इनकम, माई स्पेंडिंग इज अदर्स इनकम। ओके, आप अगर मेरे ट्यूशन में आते हो, मेरे से ट्यूशन लेते हो, तो इमीडिएटली आप मुझे फीस पे करोगे, तो आपका स्पेंडिंग जो है वो मेरा इनकम हुआ, मेरा स्पेंडिंग जो है वो किसी और का इनकम होगा, किसी और का स्पेंडिंग जो है वो किसी और का इनकम दूसरे का होगा। लाइकवाइज इकोनॉमी चलता है। तो परचेसिंग पावर जो है, इनफ परचेसिंग पावर इज रिक्वायर्ड। अगर एक लेवल पे परचेसिंग पावर कम होता है तो इमीडिएटली जो है वो इकोनॉमी में डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है ये डायरेक्ट रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स। देन आफ्टर रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। पहले क्या था? प्रायर टू 1981 जितने भी प्रोडक्ट्स थे सबके ऊपर जो है वो सरकार टैक्स डालती थी। ओके, गवर्नमेंट लेविड टैक्स ऑन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर commodity, but after 1981 government think the particular product which are the most important for each and every one. Say for example, अगर प्रोडक्ट जो है वो गरीब लोग का डेली नीड में आता है, ओके, सो दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट शुड नॉट बी टैक्स्ड मोर। लाइकवाइज अगर मिडिल क्लास लोग जो है वो प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो उनके हिसाब से जो है वो उसके ऊपर टैक्स डालना चाहिए। मीन्स कि 5% तक का टैक्स जो है उसके ऊपर डालना चाहिए। अब प्रायर टू 1981 दैट पर्टिकुलर पॉइंट वाज नॉट फोकस्ड, बट आफ्टर 1981 इट वाज फोकस्ड। सो इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें क्या होगा कि भाई लोगों की कंडीशन देख के टैक्स डालेंगे। तो एक्चुअली उसका इफेक्ट क्या आता है कि द प्रोडक्ट विच इज यूज्ड बाय लोअर क्लास
एंड मिडिल क्लास, एंड ये दोनों एज वेल एज रिच क्लास, ये तीनों जो है वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेली प्रोडक्ट्स। ओके, सो इट शुड टैक्स्ड लेस, समझ में आया? एंड जो लग्जरियस प्रोडक्ट है, कि लग्जरियस प्रोडक्ट सिर्फ रिच क्लास ही यूज करते हैं, ओनली दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज्ड बाय द रिच क्लास शुड बी टैक्स्ड मोर। इज दैट क्लियर? तो एक माहौल जो है, एक डिसिप्लिन जो है वो टैक्स का इस तरह से होना चाहिए ताकि क्या है कि पीपल कैन इंप्रूव देयर ओन क्वालिटी लाइफ। इज दैट क्लियर? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स में जो है इस तरह का चेंज किया। देन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइंग टैक्स पेमेंट सिस्टम, सिंप्लीफाइंग टैक्स पेमेंट सिस्टम, कि पहले जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा था, बहुत सारे डेटा जो है वो देने पड़ते थे, तो अब जो है वो सरकार ने बहुत कुछ चेंज कर दिया, रिलैक्स कर दिया, समझ में आया? सिस्टम जो है वो इजी कर दिया कि आपको रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत ना हो, इस तरह का जो है वो सिस्टम डेवलप कर दिया। उसके बाद जो है वो अभी 2017 में जो आया वो GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके ऊपर पूरा का पूरा हम एक दूसरे वीडियो में जो है वो इसी चैप्टर में टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी ब्रीफ में आपको बोल दूँ कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो क्या है। GST इज इरेडिकेटिंग ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ऐसे फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, ओके, बहुत सारे टैक्स है। ओके, तो ये सब जो है वो ऑक्ट्रॉय, तो ये सब टैक्स जो है ना वो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया, एंड एक वन नेशन वन टैक्स, दैट इज GST। इससे बहुत सारे बेनिफिट आए, लेकिन आफ्टर 1981 भी सरकार ने इसमें सेल्स टैक्स में वगैरह में जो है वो बहुत सारे चेंजेस किए थे। सेल्स टैक्स में पहले क्या था, उसका लिमिट बढ़ा दिया था कि भाई आप 25 लाख 30 लाख का सेल्स करो, उसके बाद आपके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, तब तक सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। एक्साइज में भी ऐसा ही था कि एक्सपोर्ट करते हो तो भी कुछ एक्साइज का वगैरह का टैक्स था, लेकिन GST आने से क्या है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया। सो लाइकवाइज वो क्या है कि टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो इम्प्रूव करते गए ईयर आफ्टर ईयर। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पर्टिकुलर रिफॉर्म इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर करना है तो उसमें आपको रिलैक्स देना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में। पहले क्या था, एक कोटा लिमिट था। कोटा लिमिट मींस व्हाट, दैट इन दिस पर्टिकुलर कोटा ओनली यू कैन इंपोर्ट। अब रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट करना है कोई भी फैक्ट्री को या कोई भी पर्टिकुलर कंपनी को, तो उसको क्या होगा, सरकार ने जो है वो कोटा फिक्स करके रखा है। क्यों? 200 किलो ही आप पूरे साल का इंपोर्ट कर सकते हो रॉ मटेरियल। अब यहां पे डिमांड जो है वो डिमांड ज्यादा है। अगर यहाँ पे डिमांड फिनिश गुड्स का ज्यादा है, एंड टू मीट दैट पर्टिकुलर ग्रोइंग डिमांड द इंडस्ट्रियलिस्ट रिक्वायर्ड 2000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल। अब उनके पास कैपेसिटी है, उनको रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करना है 2000 kgs तक, लेकिन सरकार जो है वो कोटा लिमिट सेट करके रखी है कि 200 किलो से ज़्यादा वी आर नॉट अलाउड यू टू इम्पोर्ट। तो उससे होगा क्या? उससे कुछ नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही नहीं। यहाँ पे गुड्स, फिनिश गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग करके बेचेंगे कैसे? एंड अननेसेसरीली प्राइसेस विल इंक्रीज, तो दैट रिजल्ट इन टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। समझ में आया? तो
अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में भी चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो कोटा लिमिट जो है वो सरकार ने जो है वो ग्रोथ करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, एक सपोर्ट करने के लिए कोटा लिमिट जो है वो रिमूव की। अब जैसे ही कोटा लिमिट रिमूव करेंगे, सो पीपल आर गोइंग टू परचेज 2000 kgs 3000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। लेकिन उतना एक्सचेंज तो होना चाहिए सरकार के पास, आरबीआई के पास। आर यू गेटिंग मी और नॉट? फॉर दैट रीजन यहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। इज दैट क्लियर? दैट इज वाई यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में भी बहुत सारे चेंजेस करने का जरूरत पड़ा। अब सिचुएशन क्या थी, हालत जो थे वो बदतर से बदतर थे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप जस्ट इमेजिन कि कंट्री जो है वो पूरा का पूरा डेट में था। ओके, कंट्री के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए, 15 दिन से ज़्यादा नहीं था। ओके, अब इतना बड़ा कंट्री, हम इंपोर्ट करते थे क्रूड, गोल्ड वगैरह जो है वो बहुत कुछ इंपोर्ट करते थे। नाउ इन दैट सिचुएशन व्हाट इफ द एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो, जो डॉलर जो है जितना रिजर्व चाहिए उतना रिजर्व ही नहीं है हमारे पास, तो हम करेंगे क्या? एट दैट टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारे स्टेप्स अच्छे लिए थे। ही थॉट एंड ही बिकेम द लीडर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि इकोनॉमी को बचाने के लिए हमें इस तरह के स्टेप जो है वो लेने पड़ेंगे। एंड ग्लोबलाइजेशन वॉज ओनली द सॉल्यूशन ऑफ इंक्रीजिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सब जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि अगर इफ वी वांट टू वेलकम foreign direct investment, then also we required reserve. If we want to export, then also we required reserve. And if we want to import the goods, क्योंकि globalization, once we entered in the globalization, तो दूसरे countries के से भी हमें import करना पड़ेगा। अगर वो हमारा country का goods import करते हैं तो हमें भी उनका goods जो है वो import purchase करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए foreign exchange जो है एक level पे चाहिए 110% चाहिए। सो दैट इज वाई यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स जो है वो सेट किया। अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम जो है, वी वांट टू रिकवर अवर इकोनॉमी, वी वांट टू रिजुविनेट अवर इकोनॉमी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिप्रेशन। इस सिचुएशन में हमने, सरकार ने जो है वो सबसे पहला जो है वो मास्टर स्ट्रोक क्या लिया कि डिवेल्यूएशन कर दिया, इंडियन करेंसी का डिवेल्यूएशन। समझ में आया? जो डेट ट्रैप में था कंट्री, हमारा डेट एक लेवल से ज़्यादा था एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं है, इमीडिएटली इट अफेक्ट्स एडवर्सली टू अवर रेप्यूटेशन एट इंटरनेशनल मार्केट। दूसरे कंट्री जो है वो हम पे विश्वास भी नहीं करेंगे कि भाई इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं है, इनको क्या बेचना। लाइकवाइज दैट वाज द सिचुएशन। यू जस्ट इमेजिन, कंट्री डेट ट्रैप में है, कंट्री के पास इंटरेस्ट पे करने के पैसे नहीं है। अगर वो टैक्स पे, अगर वो इंटरेस्ट अमाउंट पे करना चाहते हैं, देन दे हैव टू इंक्रीज द टैक्स। तो वो टैक्स बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लोगों का परचेसिंग पावर नहीं है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। अब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में जो स्टेप लिया था, दैट वाज द बेस्ट। एंड वो फर्स्ट स्टेप जो है वो डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी। डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब डिवेल्यूएशन से क्या बेनिफिट मिलता है? डेप्रिशिएशन नहीं, डिवेल्यूएशन। डिवेल्यूएशन खुद सरकार कर सकती है। आज अगर मोदी गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो डिवेल्यूएशन कर सकती है। अगर 80 रुपीज इज इक्वल टू $1 है, ओके, तो 90 रुपीज इज इक्वल टू $1 सरकार डिसाइड करके बोल सकती है इंटरनेशनल मार्केट में कि भाई आज से हमारा वैल्यू जो है वो ये है, 90 रुपीज इज इक्वल टू $1। तो वो डिवेल्यूएशन हुआ। अब डिवेल्यूएशन से होगा क्या? एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हमारा गुड्स जो है वो सामने वाले कंट्री को सस्ता मिलेगा। समझ में आया? अगर 80 रुपीज इज इक्वल टू $1 है, तो अब 90 रुपीज इज इक्वल टू $1 होगा। तो इमीडिएटली क्या होगा? दे कैन परचेज मोर,
ओके, इस तरह से हमारा गुड्स जो है वो फॉरेन में सस्ता मिलेगा, फॉरेन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में हमारा गुड्स सस्ता मिलेगा डिवेल्यूएशन ऑफ रुपी करने से। तो ये एक्सपोर्ट को बेनिफिट मिलता है। अनदर थिंग इज व्हाट, हमारे कंट्री में फिर होता है क्या, इंपोर्ट जो है वो महंगा होगा। साइमल्टेनियस एवरी पर्टिकुलर स्टेप हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके, तो इंपोर्ट जो है वो महंगा होगा। अब हम जो है वो इंपोर्ट करते थे क्रूड एंड गोल्ड जो है वो हाई लेवल पे इंपोर्ट करते थे। ओके, तो उसके सामने हम एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सके। जितना एक्सपोर्ट हम इंक्रीज करेंगे, इमीडिएटली क्या है कि यहाँ पे इंपोर्ट बर्डन वी कैन रिड्यूस। समझ में आया? इंपोर्ट का जो बर्डन था ना, हमारे कंट्री को पेमेंट तो देना पड़ेगा, तो दूसरे कंट्री हमारे गुड्स जो है वो कब परचेस करेंगे, ओनली व्हेन हमारा गुड इंटरनेशनल लेवल पे सस्ता बिकेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डिवेल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। जिससे एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ एंड इंपोर्ट जो है वो थोड़ा महंगा हुआ, जिससे क्या है कि दूसरा जो गुड्स जो है विच पर्टिकुलर लग्जरियस अदर पर्टिकुलर लग्जरियस गुड्स, उसका इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो महंगा आ रहा है। ओके, एंड देन आफ्टर डिवेल्यूएशन ऑफ रुपीज़ के बाद दूसरा जो है वो एक तो कोटा लिमिट में चेंज किया था। ओके, ये एक्सचेंज रिफॉर्म्स में आता है, लेकिन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ। कोटा लिमिट मीन्स कि वो नॉट नेसेसरी दैट कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के मैं ये फॉरेन एक्सचेंज के जो रिलेटेड है वही पॉइंट लिख, क्योंकि ये दिस इज ऑल्सो द वन पर्टिकुलर पॉइंट इन रिफॉर्म्स का ही एक पॉइंट है जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कोटा लिमिट टू इम्पोर्ट गुड्स, टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल। Okay, and then after the third one is determination of foreign exchange rate. Yes, पहले क्या था, सरकार जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड करती थी। ओके, प्रायर टू 1981, जिससे क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहे। कभी कभी क्या है कि इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा महंगा हो जाता है, एक्सपोर्ट जो है उसमें भी आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा नहीं। सो लाइकवाइज एज ए प्रॉब्लम। अब क्या था आफ्टर 1981, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस के ऊपर से करेंसी इवेल्युएशन होगा। मीन्स कि अगर इंडियन गुड्स का डिमांड ज़्यादा है, इफ द इंडियन गुड्स डिमांड इज हाई, ओके, देन इमीडिएटली तो इसका इंडियन रुपी का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा होगा, तो रुपी का रेट बढ़ सकता है। तो लाइकवाइज डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस के ऊपर जो है वो रेट डिसाइड होता था। इससे क्या है कि वी कैन क्रिएट विन विन सिचुएशन, वी कैन ऑल्सो see the impact of Indian goods and अगर हम चाहे तो हम देख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं हमारा क्वालिटी, एंड बाय कीपिंग दैट इन व्यू हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज में हमारा एक रुपी जो है, रुपी का वैल्यू जो है वो भी अप्रिशिएट हो सकता है। ओके, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स था। देन आफ्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। As soon as we decide to enter in global trade, हमारा जो है वो ट्रेड पॉलिसी जो है उसमें भी चेंजेस आए। तो एक तो डिसमेंटलिंग द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, एक हमने जो कोटा लिमिट तो डिस्कस किया ना, वो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन रिमूव्ड, जिससे क्या हुआ कि हम एक साथ अगर से फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के ऊपर से अगर
सामने वाले कंट्री का करेंसी अभी डाउन है, इंडिया की कंपनी को अगर रॉ मटेरियल परचेस करना है, सस्ता मिल रहा है, तो इमीडिएटली वो क्या करेंगे, परचेस कर लेंगे रॉ मटेरियल एक साथ। ओके, 1 साल 2 साल के लिए, अगर इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, उस हिसाब से जो है वो परचेस कर सकते हैं। मीन्स दे कैन टेक द एडवांटेज इन इंटरनेशनल मार्केट रिगार्डिंग। अगर से फॉर एग्जांपल हमारा इंडियन रुपी जो है उसमें कोई चेंजेस आता है, समझ में आया, तो वो अगर से फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है तो वो इंपोर्ट उस टाइम पे भी कर सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, मीन्स दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ एवरी पर्टिकुलर सिचुएशन। ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो था वो रिमूव करने से आया। देन आफ्टर रिडक्शन इन टैरिफ एंड रेट्स, यस, reduction in tariff, मीन्स एक्साइज, देन आफ्टर एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, इसके ऊपर जो है वो रिडक्शन किया। इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बहुत सारे कंट्रीज के साथ जिस तरह के अच्छे रिलेशन है जिस कंट्री के साथ, वहाँ के गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम किया था सरकार ने। अब और एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी ड्यूटीज़ था, जिसका डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट में ज़्यादा है, तो उसका जो ड्यूटी जो है वो कम किया था सरकार ने आफ्टर 1981 टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। जितना एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा उतना टैक्स रेवेन्यू और उससे फॉरेन एक्सचेंज में बेनिफिट मिलेगा एंड हमारा नेशनल इनकम जो है वो भी इंक्रीज होगा। सो लाइकवाइज जो है एक इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो कम करने से बहुत सारे अच्छे अच्छे कंट्रीज जो है उसका गुड्स जो है वो यहाँ पे इंडिया में भी सस्ता बिकता था। एंड थर्ड इज रिमूवल ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस प्रोसीजर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो भी लाइसेंस के जो प्रोसीजर था वो भी इजी कर दिया। पहले 1981 से पहले उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे, ओके, कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा थी, वो यहाँ पे रिमूव कर दिया। ओके, इट वाज कंपल्सरी जस्ट फॉर द प्रोडक्ट विच आर hazardous and which are considered as a harmful product। ओके, उसके ऊपर ही फोकस था। देन हमने अभी देखा तो रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ये सब जो है वो सरकार ने कम कर दिए थे। तो ये आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट जो है वो प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, देखते रहिए एंड आपके जो भी डाउट्स है वगैरह जो है तो आप प्लीज़ 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 कमेंट्स में मुझे मेंशन कर दीजिए। आई विल सॉल्व योर ऑल डाउट्स एंड मैं BS के ऊपर भी वीडियो डालने वाला हूँ आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।